हेलो, गुड इवनिंग सभी साथियों को। भव्या जो आपके ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने एक घोषणा करी थी कि आज से यानी कि 8 जुलाई से राजस्थान इतिहास की आरएस प्रीलिम्स 2026 के अकॉर्डिंग क्लासेज है जो आपको क्या मिलेंगी, रेगुलर मिला करेंगी। अब आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आज से क्या है कि आपके राजस्थान हिस्ट्री की क्लासेज हैं वह आपको रेगुलर मिलेंगी और राजस्थान हिस्ट्री के साथ में क्या है, आपको आर्ट एंड कल्चर की भी क्लासेज है जो कि साथ के साथ में मिलेंगी। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि वह है हमारी क्लासेज आपको क्या है, रेगुलरली डेली की डेली आपको क्लासेज मिला करेंगी। जैसे ही क्लास खत्म होती है तो संबंधित क्लास से रिलेटेड क्या है, आपको पीवाईक्यू का एक सेट दिया जाएगा। पीवाईक्यू का सेट कहाँ पे मिलेगा, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, जिसके टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे यूट्यूब के क्या है, जिसकी लिंक आपको यूट्यूब चैनल पर क्या कहिए दी गई है। और यूट्यूब चैनल का नाम भी क्या है और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, भव्या एजू हब है। वहां पर क्या है, आपको डेली की डेली क्या मिला करेगा, डेली की डेली प्रैक्टिस, डेली की डेली प्रैक्टिस सेट मिला करेगा। और उन क्वेश्चनों से रिलेटेड क्या है कि आपको डेली नेक्स्ट डे क्या मिलेगी, उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन क्लास। क्या है, उन क्वेश्चनों की सॉल्यूशन क्लास। ये भी कहां पे मिलेगी, आपको यूट्यूब पर मिलेगी। तो इतनी चर्चा क्या है हमने कल के सेशन में की थी। अगर आप लोगों ने कल का सेशन ना देखा हो तो वह हमारे यूट्यूब चैनल पर कल का वीडियो है, जिसके अंदर हमने आरएस प्रीलिम्स के विस्तृत सिलेबस और आरएस को लेकर हमारे जो राजस्थान हिस्ट्री है उसको लेकर हमारी क्या प्लानिंग रहने वाली है, उसका रोड मैप क्या किया था, हमने तय किया था। तो आज की क्लास है जिसके अंदर आपका क्या है, जो कोर्स है वह आज से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे क्लास खत्म होती है आपको पीवाईक्यू मिलेंगे और अगले दिन क्या है, पीवाईक्यू का सॉल्यूशन भी क्या है आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। पीवाईक्यू का क्या है, सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और यह सभी चीजें कहाँ मिलेंगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और जैसे ही हमारा जो टॉपिक खत्म होता है इसके क्या है, इसके नोट्स आपको क्या दे दिए जाएंगे, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये सभी चीजें हमारे नोट्स और पीवाईक्यू के लिए आपको कहां जाना है, आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की जो हमारी क्लास है। और हमारी क्लास का टॉपिक क्या है, राजस्थान का इतिहास। क्या है, राजस्थान का इतिहास। अब क्लास शुरू करने से पहले थोड़ी और बातें करते हैं कि जो हमारी सब्जेक्ट है वह कौन सी है, वह सब्जेक्ट है हमारी राजस्थान का इतिहास। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी और चर्चा करेंगे कि जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं यानी इतिहास, इसको हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग क्या है, सुविधा के अकॉर्डिंग या अध्ययन के दृष्टिकोण से या फिर हमारे संपूर्ण इतिहास को समझने के लिए कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, हिस्ट्री का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में। और वर्गीकरण किसने किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्गीकरण किया है जेम्स मिल ने। किसने किया है, जेम्स मिल, एक ब्रिटिश अधिकारी, जिसने क्या किया है, हमारे भारत के इतिहास को क्या किया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग है, तो एक भाग, पहले भाग का तो नाम क्या है, इन्होंने दिया प्राचीन। क्या है, प्राचीन काल। दूसरे भाग का इन्होंने नाम दिया है वह है मध्यकाल। और तीसरे भाग का क्या नाम दिया है, तीसरे भाग का नाम दिया आधुनिक। तीसरे भाग का क्या नाम दिया गया है, तीसरे भाग का नाम दिया है इन्होंने आधुनिक काल। तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इन 3 भागों में क्या किया गया है, हमारी हिस्ट्री को बांटा गया है। किसकी, भारत की हिस्ट्री को। अब भारत की हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है तो स्वाभाविक तौर पर राजस्थान की भी हिस्ट्री क्या है, 3 भागों में विभाजित होगी। इसलिए हम पढ़ते हैं क्या, राजस्थान का प्राचीन इतिहास, राजस्थान का मध्यकाल का इतिहास और राजस्थान का आधुनिक काल का इतिहास। और आरएस सिलेबस में भी क्या है, इन तीनों पोर्शनों में ही क्या है, हमारा सिलेबस को विभाजित किया गया है। अब किस बेसिस पर जेम्स मिल ने वर्गीकरण कर दिया, उससे पूछा गया आपने किस आधार पर माना कि यह चीजें तो प्राचीन काल में रखी जाए, ये चीजें मध्य में रखी जाए, ये चीज आधुनिक में रखी जाए। किसी चीज को अगर हम बांटते हैं तो उसका एक रोड मैप तैयार होता है, एक बेस उसको होता है। हिस्ट्री को 3 भागों में बांटने का क्या बेस है, तो जेम्स मिल कहता है कि आपको मैं कुछ नाम बताता हूं। जैसे कि
आप नाम सुनिए, जैसे कि उन्होंने बताया हर्षवर्धन, राजशेखर, चंद्रशेखर, कविराज, ये सभी नाम क्या है, मुद्रिका आदि सभी नाम कैसे नाम लगते हैं, ये सभी हिंदू नाम लगते हैं। कैसे? हिंदू नाम लगते हैं। तो यानी कि जब भारत में क्या है, हिंदुओं का राज था, तब कौन सा काल था हमारा, प्राचीन काल। फिर उन्होंने कुछ और नाम बताए, जैसे आयन अकबरी, अकबरनामा, मुंतकिल उल तवारिख, हुमायूं, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, महमूद खिलजी, ये सभी कैसे नाम है, ये सभी अरबी और उर्दू के यानी कि हिंदू नाम से थोड़े अलग है, अरबी के नाम है। यानी कि जब मुसलमानों का भारत में राज था तब वह कौन सा नाम था, वह था मध्यकाल का। फिर उन्होंने कुछ और नाम सुझाए, जैसे कि वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सभी कैसे नाम है, तो ये सभी थोड़े इंग्लिश नाम है। तो यानी कि अंग्रेजों का काल, तो वह उसको क्या बोला जेम्स मिल ने, उसको जेम्स मिल ने बोला कि यह कौन सा काल है, यह आधुनिक काल है। यानी कि जेम्स मिल कहता है कि आपको यानी कि इंडियंस को आधुनिक हमने बनाया है, तो वह किसने बनाया है, वह अंग्रेजों ने बनाया है। तो इस कारण से क्या है कि हम सीधा से इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि जब हिंदू शासकों का राज था वह कौन सा काल है, प्राचीन काल। जब मुस्लिम शासकों का राज आया था वह कौन सा काल है, मध्यकाल। और जब अंग्रेजों का राज आया था तो वह कौन सा काल है, तो वह है आधुनिक काल। ये क्या है, हिस्ट्री का विभाजन। ठीक वैसे ही राजस्थान हिस्ट्री को भी क्या है, हम तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे। राजस्थान के इतिहास को भी क्या है, हम तीन भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तीन भाग कौन से हैं, राजस्थान का प्राचीन इतिहास, दूसरा है राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, और राजस्थान का आधुनिक इतिहास। क्या, राजस्थान का आधुनिक इतिहास। इन तीन भागों में विभाजित करके क्या पढ़ेंगे हम, इन तीन भागों में विभाजित करके हम क्या देखेंगे, राजस्थान की हिस्ट्री देखेंगे। अब बात करते हैं एक एक सेगमेंट की। जो राजस्थान का प्राचीन इतिहास है उसकी ले देकर क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपकी दो क्लासेज है। दो क्लासेज में क्या है, आपका राजस्थान का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान का जो आधुनिक क्लास है वह आपके लगभग 10 से 12 क्लासेज का क्या है, आपका कंटेंट है। कितनी क्लासेज का है, 10 से 12 क्लासेज का। जो सबसे बड़ा पोर्शन है वह क्या है, मध्यकाल का। कौन सा पोर्शन है, मध्यकाल का है। और आजकल जो ट्रेंड चल रहे हैं एग्जाम में, जो ट्रेंड चल रहे हैं, चाहे वह एग्जाम कोई आरपीएससी कंडक्ट करवा रहा हो या आरएसएसएमबी, आप देखोगे कि उन सभी एग्जामों में क्या है, मध्यकाल से क्या पूछे जा रहे हैं, मध्यकाल से आजकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम मध्यकाल जो हमारी राजस्थान हिस्ट्री के क्या है, सबसे बड़ा चैप्टर है, यानी कि सबसे बड़ा भाग है जो हमारा सबसे ज्यादा समय लेगा। तो हम उस मध्यकाल से क्या करते हैं, हमारी राजस्थान हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो हमारा राजस्थान हिस्ट्री का जो क्लासेज है वह कहां से शुरू होती है, राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास। क्या है, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल राजस्थान। क्या, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल राजस्थान क्या है, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास। हमारे आरएस के सिलेबस में राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास की अगर बात की जाए तो आरएस के सिलेबस में राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में क्या दे रखे हैं, राजवंश और उनकी क्या है, राजनीतिक राष्ट्र व्यवस्थाएं, राजनीतिक व राष्ट्र व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, और उनके क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था। यानी कि क्या है, राजवंश, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्र व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, और क्या है, उनकी जो टैक्स वगैरह थे, वह सभी चीजें क्या देखेंगे हम राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास में देखेंगे। अब बात करें कि कौन कौन से वंश हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, तो कुल 6 वंश है। कौन कौन से वंश है, कुल 6 वंश है। क्या है, एक तो है गोहिल। कितने वंश है मध्यकालीन इतिहास में राजस्थान में, 6 वंश। पहला है गोहिल, दूसरा है राठौड़, एक वंश है चौहान, एक वंश है कछवाहा, एक वंश है प्रतिहार, और एक वंश है
एक वंश है परमार। कौन सा वंश है? परमार वंश। यह कुल 6 वंश हैं जो कि क्या है हमारे आरएस के सिलेबस में दे रखे हैं। और इन 6 वंशों के अलावा इन 6 वंशों के हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम इन 6 वंशों की राजनीतिक प्लस राजस्व प्लस आर्थिक, और उसके साथ में क्या पढ़ेंगे हम? धार्मिक व्यवस्था। उसके साथ में हम क्या पढ़ेंगे? धार्मिक व्यवस्था है। और इन 6 वंशों के अंदर जो हमारे प्रमुख प्रमुख राजा हैं उन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। उनके अलावा जो मध्यकाल की राजनीतिक, राजस्व, आर्थिक और जो धार्मिक व्यवस्था थी क्या है उनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले इनके वंशों की बात की जाए तो एक वंश क्या है हमारा? प्रतिहार और परमार है। इन वंशों की हिस्ट्री क्या है हमें सबसे कम देखने को मिलती है। और तीसरा वंश हमारा कौन सा है? तीसरा वंश है हमारा चौहान, क्योंकि चौहान क्या है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो ये वंश जो पहले खत्म हो चुके थे वे क्या है उनकी हिस्ट्री क्या है हम कम पढ़ेंगे। लेकिन गुहिल, राठौड़ और कछवाहा जो हमारे 3 वंश हैं यह आजादी तक रहे हैं। इनका समय क्या है? आजादी तक माना जाता है, यानी कि लंबे समय तक ये राजस्थान में इन्होंने शासन किया है। जिसने जितने लंबे समय तक शासन किया है उसकी उतनी लंबी हिस्ट्री है। क्योंकि 1902 में बैठकर भी राजा क्या लिखवा रहा है? अपने वंश की किताबें लिखवा रहा है, तो उसकी हिस्ट्री लंबी है। लेकिन प्रतिहार, परमार और चौहान समय के साथ ही क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे राजस्थान से। इसलिए क्या है हम इनकी कम हिस्ट्री देखने को मिलेंगे। और अगर देखें तो सबसे बड़ी हिस्ट्री अगर आपसे पूछी जाए तो राजस्थान किसकी है? तो वह है गुहिलों की। तो हम सबसे पहले शुरुआत किससे करेंगे? हम करेंगे गुहिल वंश से हम शुरुआत करेंगे। और गुहिल वंश की हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? गुहिल वंश की हिस्ट्री को बोलते हैं मेवाड़ का इतिहास। तो आज की क्लास का शुभारंभ हम करेंगे मेवाड़ का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ कहां से शुभारंभ करेंगे? हम हिस्ट्री ऑफ मेवाड़ यानी कि मेवाड़ का इतिहास, यहां से हमारी क्लास को शुरुआत करेंगे। अब हम जब भी कभी कोई वंश पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि उस वंश की स्थापना किसने करी, उस वंश के प्रमुख राजा कौन कौन थे और उन राजाओं द्वारा क्रियाकलाप क्या क्या थे। तो हम बात करते हैं गुहिल वंश की यानी कि मेवाड़ के इतिहास की। तो मेवाड़ में सबसे पहले तो जो वंश था वह किस वंश का शासन था? तो यहाँ पर था गुहिल वंश। कौन सा वंश था? गुहिल। बहुत सी किताबों में या बहुत सी जगह इसको क्या लिखते हैं? गुहिलोत। क्या लिखते हैं? गुहिलोत। या फिर इसको भी क्या बोलते हैं? सिसोदिया। इस वंश को और क्या नाम देखने को मिलते हैं? गुहिल, गुहिलोत या सिसोदिया। इस वंश की स्थापना किसने करी थी? तो यह भी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्थापना किसने करी थी, प्लस कब करी थी और क्यों करी थी। तो ये चीज है। तो स्थापना इसकी होती है 566 ईस्वी। कब होती है? गुहिल वंश की स्थापना कब होती है? 546 ईस्वी। किसने करी थी? गुहिल ने। किसने करी थी? गुहिल ने। तो इसका संस्थापक या आदि पुरुष गुहिल वंश का किसको माना जाता है? तब गुहिल को माना जाता है। बहुत सी जगह इसको क्या लिखते हैं? गुहादित्य। बहुत सी जगह इसको क्या लिखते हैं? गुहादित्य। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेवाड़ वंश की स्थापना किसने करी थी? तो गुहिल या गुहादित्य ने। कब करी थी? 566 ईस्वी में। मेवाड़ में कौन सा वंश था? गुहिल। बहुत सी जगह इसको गुहिलोत या फिर क्या बोलते हैं? सिसोदिया वंश भी बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो हिस्ट्री होती है वह किस पर लिखी जाती है? वह प्रमाणों पर लिखी जाती है। कैसे प्रमाण? आखिर प्रमाण होते क्या हैं? तो हिस्ट्री के जो प्रमाण हैं वह सारे क्या होते हैं? वह उन सभी को बोलते हैं ऐतिहासिक स्रोत। क्या है? ऐतिहासिक स्रोत। जो कि हमारा आरएस सिलेबस में भी क्या है? ऐतिहासिक स्रोत हमारा सिलेबस में मेंशन है। ऐतिहासिक स्रोत बहुत से हो सकते हैं। या तो वह कोई अभिलेख हो सकता है, या फिर वह कोई साहित्य हो सकता है यानी कि कोई किताब हो सकती है, या फिर वह कोई क्या हो सकते हैं? कोई सिक्के हो सकते हैं, या फिर वह कोई पुराना जो रिकॉर्ड है। उन सभी के आधार पर क्या किया जा सकता है? हिस्ट्री का निर्धारण किया जा सकता है। तो हिस्ट्री में जो मैंने अभी आपको 3 चीजें बोली कि गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहिल द्वारा की गई थी। तो हिस्ट्री इस बात का प्रमाण मांगते हैं कि आपको ये दोनों बातों का प्रमाण होना चाहिए। सॉरी 3 बातों का। सबसे पहले कि कोई गुहिल वंश था,
दूसरा, उसकी स्थापना 566 ईस्वी में हुई थी। और तीसरा, उसकी स्थापना किसने करी थी? उसकी स्थापना करी थी गोहिल ने। इन तीनों बातों के प्रमाण होने चाहिए, उसी के आधार पर, उन्हीं प्रमाणों के आधार पर किसका निर्धारण किया जाएगा? हिस्ट्री का निर्धारण किया जाएगा। तो वैसे ही उदयपुर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है सामोली। क्या है? उदयपुर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का क्या नाम है? सामोली। सामोली से हमें क्या प्राप्त होता है? एक अभिलेख प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सामोली अभिलेख। क्या बोलते हैं उसको? हम सामोली अभिलेख। कहां से प्राप्त होता है? ये हमें सामोली से प्राप्त होता है। यह अभिलेख हमें किसकी जानकारी देता है? तो सामोली का अभिलेख हमें किसकी जानकारी देता है? तो आपको ध्यान रखना है कि सामोली का अभिलेख गुहिल वंश की जानकारी, किसकी जानकारी देता है? गुहिल वंश की जानकारी। सामोली अभिलेख हमें किसकी जानकारी देता है? तो सामोली अभिलेख हमें गुहिल वंश की जानकारी देता है। अब सामोली अभिलेख में क्या लिखा गया है? तो राजस्थान में एक जिला पड़ता है, वह कौन सा है? सिरोही। राजस्थान में क्या पड़ता है? सिरोही जिला है। सिरोही में एक जगह है, उस जगह का नाम है बसंतगढ़। उस जगह का क्या नाम है? बसंतगढ़। बसंतगढ़ में एक ग्रुप या एक दल रहता है। किसका दल रहता है? व्यापारियों का। किसका है? व्यापारियों का। जिनका काम क्या है? व्यापारियों का तो क्या काम रहेगा? व्यवसाय करना। सिरोही में इन्होंने व्यवसाय में, यानी कि बसंतगढ़ में क्या होता है? इनका घाटा होता है, इसलिए ये कहा जाते हैं? ये बौराट क्षेत्र में। पहले उदयपुर का क्या नाम था? पहले उदयपुर का नाम क्या था? बौराट। क्या नाम था उदयपुर का? बौराट। क्योंकि पहाड़ी इलाका है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता था प्राचीन समय में? बौराट। तो ये व्यापारी जो बसंतगढ़ से कहां पर आ रहे हैं? बौराट में आ रहे हैं। बौराट में आकर इन्होंने क्या शुरू किया? बौराट में आकर इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया। और जब इन्होंने अच्छे खासे वहां पर पैसे वैसे कमाए, व्यापार इनका अच्छी तरह से वहां पर जम गया था, तो इन्होंने क्या है कि जो इनकी इष्ट देवी थी, जो सिरोही बसंतगढ़ के व्यापारी है, उनकी जो इष्ट देवी थी, उस इष्ट देवी का नाम क्या था? जावर माता। उन इष्ट देवी का नाम क्या था? जावर माता। क्या नाम था? जावर माता। उन्होंने किसका निर्माण करवाते हैं? फिर वे सामोली में जावर माता मंदिर का निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण करवाते हैं? जावर माता मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और उस जावर माता मंदिर से कौन सा अभिलेख प्राप्त होता है? उस जावर माता मंदिर से हमें सामोली का अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें यह जो सिरोही के व्यापारी हैं, यानी कि बसंतगढ़ के जो व्यापारी हैं, वह कहते हैं कि हम कहां से आए हैं? सिरोही के बसंतगढ़ से बौराट क्षेत्र में आए हैं, या हम जावर माता मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, जो कि हमारी क्या है? कुलदेवी है। इस समय हम सामोली में निवास कर रहे हैं। कहां पे निवास कर रहे हैं? इस समय हम सामोली में निवास कर रहे हैं, जो कि मेवाड़ का हिस्सा है। जो कि क्या है? मेवाड़ का हिस्सा है। और मेवाड़ में इस समय गुहिल वंश, क्या? मेवाड़ में इस समय गुहिल वंश, और गुहिल वंश के शासक शिलादित्य। गुहिल वंश के शासक कौन है? शिलादित्य का यहाँ पर शासन है। तो यानी कि सामोली अभिलेख हमें किन किन बातों की जानकारी दे रहे हैं? कि सबसे पहले तो मेवाड़ राज्य की जानकारी दे रहे हैं, प्लस मेवाड़ में कौन सा वंश है? गुहिल वंश है। और गुहिल वंश में भी कौन सा शासक राज्य कर रहा है? तो शिलादित्य राज्य कर रहा है। तो यानी कि सामोली अभिलेख हमें कहां से प्राप्त होता है? जावर माता मंदिर से यह अभिलेख हमें प्राप्त होता है, जो कि किसकी जानकारी देता है? जो कि शिलादित्य की। जो कि क्या है? शिलादित्य नाम के राजा, जो कि कौन से वंश से संबंधित है? गुहिल वंश से। उनकी यह क्या देता है? हमें जानकारी देता है। कौन सा अभिलेख देता है? सामोली अभिलेख हमें जानकारी देता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गुहिल वंश की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? सामोली अभिलेख। कौन से गुहिल राजा की जानकारी देता है? तो है शिलादित्य की जानकारी देता है। अब इस अभिलेख में आगे यह लिखा हुआ है कि जो शिलादित्य है, वह कौन से सन में मेवाड़ पर शासन कर रहा है? तो वह 746 ईस्वी। कौन से सन की डेट दे रखी है? 746 ईस्वी की डेट दे रखी है। शिलादित्य है, उसके पिता का नाम है नाग। उसके पिता का क्या नाम है? उसके पिता का नाम है नाग। सॉरी, नाग जो है वह क्या है? महेंद्र का बेटा। नाग जो क्या है? महेंद्र का बेटा है। और महेंद्र है वह है भोज का बेटा। और भोज किसका बेटा है? भोज है गुहिल का बेटा। यानी कि जो पहला राजा है वह कौन है? वह है गुहिल। उसके बाद में उसका पांचवा वंशज कौन आता है? शिलादित्य है, जो कि इस समय कब 740 ईस्वी में कहां का राजा है? वह मेवाड़ का राजा है। अब इस शिलालेख के आधार पर किसकी जानकारी मिलती है हमें? गुहिल वंश की जानकारी देती है। और इसी के आधार पर क्या अनुमान लगाया गया है
कि गुहिल वंश की स्थापना कब की गई थी? गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में की गई थी, क्योंकि शिलादित्य का जो टाइम पीरियड है वह क्या है? 646 ईस्वी का। अगर आप मान के चलिए कि किसी हर राजा का टाइम पीरियड 20-20 साल हो, तो एग्जैक्ट हम गुहिल के शासनकाल तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर 20-20 साल कम करके इतिहासकारों ने क्या देखे? 20-20 साल कम करके देखे। जैसे शिलादित्य 646 में है, तो संभवतः नाग के शासनकाल का वर्ष होगा 626, महेंद्र के शासनकाल का वर्ष होगा 606, भोज के शासनकाल का समय होगा 686 और गोहिल के शासनकाल का समय होगा, सॉरी, भोज के शासनकाल का समय कितना होगा? 586 और गुहिल का शासन का समय क्या होगा? 566 ईस्वी क्या रहेगा? यह गुहिल का समय रहेगा। एग्जैक्ट हमने वही तो लिखा है कि गुहिल वंश की स्थापना कब हुई है? गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में लिखी है। और इसकी जानकारी देने का सबसे जो प्राचीनतम अभिलेख है वह कौन सा है? तो वह है सामोली अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? सामोली अभिलेख से क्या मिलती है? यह हमें जानकारी प्राप्त होती है। और सामोली अभिलेख कौन से राजा का है? तो सामोली अभिलेख क्या है? शिलादित्य नाम के राजा का है, जो कि क्या है? गुहिल का 5वां वंशज। जो सामोली अभिलेख में शिलादित्य को क्या बताया गया है? शिलादित्य को गुहिल का 5वां वंशज बताया गया है। ठीक है। और उसके अलावा सामोली अभिलेख और क्या देता है? तो सामोली अभिलेख हमें क्या देता है? जावर में क्या है? जावर में खनन उद्योग की जानकारी। क्या है? जावर में खनन उद्योग की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? जावर में खनन उद्योग की जानकारी देता है। खनन उद्योग से क्या निकाली जाती है? धातु। कौन सी धातु निकाली जाती थी जावर में? सीसा और जस्ता। आज दिन तक क्या है? जावर में कौन सी धातुओं का उत्पादन किया, मतलब खनन किया जाता है? तो सीसा और जस्ता का क्या है? आज दिन तक जावर में क्या किया जाता है? खनन किया जाता है। तो गुहिल वंश की जानकारी का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वह कौन सा है? वह सामोली अभिलेख। कब का है? तो सामोली अभिलेख है 646 ईस्वी का। कब का है? 646 ईस्वी का। कौन सा अभिलेख है? सामोली अभिलेख, जो कि हमें कहां से प्राप्त होता है? जो कि हमें जावर माता मंदिर से प्राप्त होता है। अब उसके अलावा हम और चीज देखते हैं कि जो गुहिल वंश था क्या वह मेवाड़ में ही था या फिर कहीं उसका और भी प्रभाव था? तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान में गुहिल रियासत है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? राजस्थान में गुहिल रियासत है। राजस्थान में गुहिल रियासत है। आप सभी को पता है कि सबसे पहला जो प्रमुख केंद्र था गुहिलों का वह कौन सा था? मेवाड़। कौन सा केंद्र था? मेवाड़। इसके अलावा राजस्थान में ये कहां पे थे? तो इनके अलावा ये प्रतापगढ़। तीसरी रियासत इनकी थी डूंगरपुर। चौथी रियासत इनकी क्या थी? बांसवाड़ा। और पांचवी रियासत थी इनकी शाहपुरा, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो इन क्या है? 5 रियासतों में क्या था? गुहिल वंश का रियासतें थी, यानी कि गुहिल वंश के राजाओं ने यहाँ पर क्या किया था? शासन किया था। और गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई गई हैं? तो गुहिलों की कुल 24 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं बताई गई? ये तो रियासतें हैं, और हम बात करें तो गुहिलों की कुल 24 शाखाएं हैं। गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो आपको ध्यान रखना है, गुहिलों की कुल 24 शाखाएं हैं। गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो गुहिलों की कुल 24 शाखाएं हैं। और राजस्थान के बाहर भी, जैसे कि हम देखें तो कल्याणपुर, जैसे कि कल्याणपुर, महाराष्ट्र और नेपाल तक क्या है? गुहिलों की शाखाएं हैं। यानी कि यह राजस्थान के बाहर भी क्या थे? गुहिल वंश के शासकों ने क्या किया था? शासन किया था। और गुहिल वंशों की कितनी शाखाएं बताई गई हैं? तो गुहिल वंशों की 24 शाखाएं बताई गई हैं। किसने बताई हैं? तो गुहिल वंशों की 24 शाखाएं तो मोहनोत नैणसी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि किसके अनुसार गुहिल वंश की 24 शाखाएं हैं? तो मोहनोत नैणसी। और एक और इतिहासकार का आपको नाम ध्यान रखना है, जेम्स टॉड। कौन है? जेम्स टॉड। मोहनोत नैणसी और जेम्स टॉड के अनुसार गुहिलों की कितनी शाखाएं हैं कुल? तो गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं हैं? गुहिलों की 24 शाखाएं हैं। गुहिलों की कितनी शाखाएं हैं? 24 शाखाएं हैं। उसके अलावा एक और इतिहासकार हुए हैं, उनका नाम है कवि राजा श्यामल दास। क्या है? कवि राजा श्यामल दास।
क्या है, कविराज श्यामल दास। इन्होंने गुहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, तो इन्होंने गुहिलों की 36 शाखाओं का वर्णन किया है। ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा अलग फैक्ट है, इसलिए क्या है आपको याद रख लेना चाहिए, वरना हम सभी क्या 8 दिन तक क्या है 24 शाखाएं पढ़ते हैं। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कविराज श्यामल दास है उन्होंने गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं बताई गई हैं, उन्होंने कुल गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई हैं, 36 शाखाएं बताई हैं। इसके अलावा मोहम्मद नैणसी और जेम्स टॉड ने कितनी शाखाओं का वर्णन किया है गुहिलों की, तो गुहिलों की 24 शाखाओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं गुहिल रियासतों की। तो कितनी रियासतें हैं, कुल राजस्थान में 5 रियासतें, मेवाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और शाहपुरा। अब हम देखते हैं एक एक का पोस्टमार्टम करके देखते हैं और क्या करते हैं, गुहिल वंश पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री डालेंगे कहाँ की, मेवाड़ के गुहिल। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, मेवाड़ के गुहिल। इनका प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो मेवाड़ के गुहिलों का प्रमुख केंद्र जाहिर सी बात है मेवाड़ होगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेवाड़ क्षेत्र की, यानी मेवाड़ के भौगोलिक क्षेत्र की। तो जो मेवाड़ के जो भौगोलिक क्षेत्र में जो आज के समय के कौन कौन से जिले हैं, एक तो है अपना उदयपुर, एक अपना चित्तौड़गढ़, एक अपना प्रतापगढ़ और एक अपना भीलवाड़ा। ये मोस्टली कौन से रीजन में आते थे, तो यह मेवाड़ रीजन में। कौन से रीजन में आते थे, मेवाड़ रीजन में क्या थे, इनको माना जाता था प्राचीन समय में। और इस समय इनका सभी का मिलाकर क्या नाम था, संयुक्त नाम था इनका मेवाड़, इनका संयुक्त नाम था। क्या इतिहास में मेवाड़ के क्या है, बहुत से प्राचीन नाम भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेवाड़ के प्राचीन नाम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मेवाड़ के प्राचीन नाम। तो मेवाड़ के प्राचीन नाम की बात करें तो हमें मेवाड़ के 3 प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं। क्या है, प्रागवट, दूसरा है मेदपाट और तीसरा क्या है, सिवी जनपद। ये क्या देखने को मिलता है, ये हमें मेवाड़ के क्या है 3 प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं। इन नामों के रखने के पीछे के अलग अलग रीजन भी हैं। जैसे देखें कि आप सभी को पता है कि ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से कि जो पूरा मेवाड़ रीजन है वह क्या है, वह पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, पहाड़ियों को बोला जाता है पठार। पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, पठार बोला जाता है। इसलिए इस कारण इसका नाम क्या पड़ा था, इस क्षेत्र का पूरा नाम प्रागवट, क्योंकि पहाड़ियों से घिरे रहने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, इस क्षेत्र को कहा जाने लगा प्रागवट। वैसे ही एक जनजाति थी, वह संभवतः मेद हो सकती है, मेर हो सकती है या फिर मेव हो सकती है। लेकिन एक जनजाति थी जिसने कहां पर आकर निवास किया था, इस क्षेत्र में आकर निवास किया था, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या था, क्या नाम पड़ा, मेदपाट। क्या नाम पड़ा इस क्षेत्र का, मेदपाट। वैसे एक और जनजाति थी, वह जनजाति थी सीवी जनजाति। कौन सा समुदाय था, सीवी समुदाय, सीवी समुदाय या सीवी जनजाति, जो कि क्या है सिकंदर से आक्रमण से बचने के लिए कहां पर आ जाती है, भारत। और भारत में आकर क्या है, मेवाड़ वाले हिस्से में रहती है। मेवाड़ वाले हिस्से में रहने के कारण इस क्षेत्र को और किस नाम से जाना गया था, सीवी जनपद, यानी कि जो सीवियों की राजधानी है। यानी कि जनपद का मतलब क्या है, जहां पर लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं, सीवी जनजाति के लोग रहते हैं, इसलिए क्षेत्र को क्या नाम पड़ा था, इसलिए क्षेत्र का नाम पड़ा था सीवी जनपद। इस कारण क्या है, हमें मेवाड़ के 3 प्राचीन नाम देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं, प्रागवट, मेदपाट, सीवी जनपद। कौन कौन से हैं, प्रागवट, मेदपाट और सीवी जनपद है। यह हमें क्या देखने को मिलता है, मेवाड़ के प्राचीन नाम। और यहाँ पर अगर बात करें कि शासन कौन से वंश का था, तो शासन कौन से वंश का था, गुहिल वंश का। कौन से वंश का था शासन, यहाँ पे गुहिल वंश का। शासन कौन से वंश का था, गुहिल वंश का। अब हम पढ़ते हैं मेवाड़ के एक एक राजाओं के बारे में। जो हमें मेवाड़ के इतिहास में जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा देखने को मिलता है, उनका क्या नाम है, उनका नाम है बप्पा रावल। क्या नाम है उनका, बप्पा रावल है, जो क्या है मेवाड़ के प्रथम महत्वपूर्ण शासक है। और जिनको क्या कहा जाता है, गुहिलों का या फिर मेवाड़ के गुहिलों का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। किनको कहा जाता है, बप्पा रावल को मेवाड़ के गुहिलों का क्या कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब थोड़ी ऐतिहासिक कहानियां हैं, क्योंकि हिस्ट्री में क्या है, कहानियां बहुत हैं और बिना कहानियों के क्या है, हिस्ट्री को समझना मुश्किल है। तो बप्पा रावल के बारे में कहानी यह प्रचलित है, जो बप्पा रावल थे वे क्या थे, बचपन में एक ऋषि के आश्रम पर रहते थे। कौन सी जगह पे, नागदा।
कौन सी जगह पे रहते थे वह? नागदा। नागदा में एक ऋषि था, उनका नाम क्या था? हारित ऋषि। क्या नाम था उन ऋषि का? हारित ऋषि। हारित ऋषि के आश्रम में कौन रहते थे? बप्पा रावल। किसके पास रहते थे? हारित ऋषि के पास रहते थे। वहां पर वह शिक्षा ग्रहण करते थे और बदले में क्या करते थे? बदले में हारित ऋषि के गाय चराते थे। तो आपसे पूछा जाए कि जो बप्पा रावल है उनके गुरु का क्या नाम है, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है हारित ऋषि। क्या नाम है? गुरु का नाम है हारित ऋषि। गुरु कौन है इनके? हारित ऋषि। कहां पे रहते थे? नागदा में। कहां पे रहते थे? नागदा में। नागदा में रहते थे। और उस समय क्या था कि इनका जो बचपन का नाम हम पढ़ने को देखते हैं वह क्या है? कालभोज। क्या नाम देखने पड़ते हैं? कालभोज। किसका नाम? हम बप्पा रावल का नाम देखने को पड़ते हैं। अब बप्पा रावल कहां पे रहता था बचपन में? वह नागदा हारित ऋषि के पास रहता था और इनके पास रहकर क्या है? वह युद्ध कला में निपुण हुए, एक कुशल सेना नायक बने। और बाद में जब वे जवान हुए, युवा अवस्था में आए थे, तब वे कहां कर सामंत बन गए थे? तो वह नागदा के सामंत बन गए थे। कहां के सामंत बन गए थे? नागदा के सामंत बन गए थे। जिस समय नागदा में बप्पा रावल बैठे हैं, जिस समय नागदा में बप्पा रावल बैठे हैं, उसी समय चित्तौड़ में कौन शासन कर रहा है? तो चित्तौड़ में उस समय मान मौर्य। कौन? मान मौर्य या मान मौर्य, जो कि रिश्ते में बप्पा रावल के क्या लगते थे? बप्पा रावल के मामा लगते थे। ये वही समय है जब भारत में क्या है? विदेशी आक्रमणकारियों के लगातार आक्रमण बढ़ गए थे और जो भारत की सीमाओं पर लगातार विदेशी घुसपैठ हो रही थी। तो इसलिए क्या है? चित्तौड़ पर भी क्या थे? संकट के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन राजा मान मौर्य हैं, वह क्या है? वह निश्चिंत निष्फिक्र बैठे थे। लेकिन जो मान मौर्य के मंत्री संतरी हैं, वह क्या है? वे चिंतित थे कि कल को कोई विदेशी आक्रमणकारी आएगा और क्या कर लेगा? हमारे चित्तौड़ पर कब्जा कर लेगा। लेकिन जो हमारे राजा हैं, जो हमारे महाराज हैं, उन्हें तो क्या है? इस बात की कोई चिंता है नहीं और कल को क्या हो जाएगा? हमारा चित्तौड़ पर किसी विदेशी आक्रमणकारी कब्जा हो जाएगा। इसलिए जो मान मौर्य के मंत्री थे, अब वे क्या चाहते थे? मान मौर्य को हटाना चाहते थे। लेकिन किसी मंत्री में ऐसी शक्ति थी नहीं कि वह मान मौर्य से सामना कर सके। और जो मान मौर्य के भांजे थे क्या थे? बप्पा रावल। उस समय तक क्या थे? वे कुशल योद्धा के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। तो सारे मान मौर्य के मंत्री अब किसके पास जाते हैं? अब सारे मान मौर्य के मंत्री बप्पा रावल के पास जाते हैं और बप्पा रावल से कहते हैं कि दुश्मन कभी भी चित्तौड़ पर आक्रमण कर सकता है। आपके मामा है बेलखने, अगर आपके मामा का शासन वहां पर रहा तो वह दिन दूर नहीं जब चित्तौड़ पर किसी विदेशी आक्रमणकारियों का कब्जा रहेगा। चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद में डायरेक्ट कहां पर अटैक करेंगे? वह नागदा में अटैक करेंगे, क्योंकि आप हो शक्तिशाली, इसलिए बाद में वह क्या है? आपको हराएंगे। बप्पा रावल कहता है तो अब मैं कैसे आप लोगों की सहायता कर सकता हूं? तो मानमर के मंत्री कहते हैं कि आप अपने मामा जी को क्या है? गद्दी से हटा दीजिए और स्वयं अपने मामा की जगह क्या बन जाइए? राजा बन जाइए। बप्पा रावल बोलता है कि मान मौर्य इतना शक्तिशाली, वो चित्तौड़ का राजा है, मैं अकेला कैसे जीतूंगा? तो मंत्री बोलते हैं कि हम आपके सहयोग करेंगे। इसलिए मान मौर्य के मंत्रियों के कहने से बप्पा रावल कहां पर अटैक कर देता है? चित्तौड़ पर अटैक कर देता है। कब? 734 ईस्वी में। कब? 734 ईस्वी में। 734 ईस्वी में क्या कर देते हैं? चित्तौड़ पर अटैक कर देते हैं और मान मौर्य को हटाकर अब बप्पा रावल कहां के राजा बन गए थे? बप्पा रावल अब चित्तौड़ के राजा बन गए थे। बप्पा रावल कहां के राजा बन गए थे? बप्पा रावल अब चित्तौड़ के राजा बन गए थे। और चित्तौड़ के राजा बनने के बाद में इनकी जो सबसे बड़ी जो समस्या थी वह क्या थी? विदेशी आक्रमणकारी। क्योंकि जिस समय चित्तौड़ में बप्पा रावल का शासन था, यानी कि मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ में बप्पा रावल बैठे हैं। चित्तौड़ में अब कौन बैठा है? बप्पा रावल। उस समय विदेशी आक्रमणकारी लगातार क्या है? भारत की बाउंड्री से क्या कर रहे थे? अटैक कर रहे थे। और अटैक कहां से हो रहे थे? गजनी। कौन से? गजनी, आज का अफगानिस्तान। गजनी, गजनी से अटैक हो रहे थे। इसलिए अब बप्पा रावल अब किसका सामना करेगा? मुस्लिम सेना के। क्या है? मुस्लिम सेना का। और उस समय जो गजनी का राजा था वह कौन था? सलीम। गजनी का राजा कौन था? सलीम। तो बप्पा रावल इस आक्रमण को रोकने के लिए क्या है? गजनी की सेना को, यानी कि मुस्लिम सेना को हराते हुए किधर की तरफ चला जाता है? गजनी की तरफ चला जाता है। किधर की तरफ चला जाता है? गजनी की तरफ जाता है। और यहाँ पर वह गजनी का राजा सलीम को हटाकर क्या अपने भांजे को राजा बना देता है। किसको राजा बना देता है? अपने भांजे को राजा बना देता है। कहाँ का? गजनी का राजा बना देता है।
तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा राजा है जो कि मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। तो कौन है? बप्पा रावल, जिन्होंने क्या है, गजनी के सलीम को हराया था। किनको हराया था? गजनी के राजा सलीम को। गजनी का राजा सलीम को हराया था। और हराकर क्या कर देते हैं? अपने भांजों को क्या कर देते हैं? वहां का राजा बना देते हैं। और जिस समय बप्पा रावल क्या है, गजनी मुस्लिम सेना को हराने के लिए जा रहे थे, तो बीच में एक जगह पड़ती है, कौन सी है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक जगह क्या किया था? बप्पा रावल ने अपना सैनिक कैंप लगाया था, सैनिक कैंप। और पाकिस्तान में कौन सी लैंग्वेज चल रही है? पाकिस्तान में लैंग्वेज चलती है पंजाबी। पंजाबी में गांव या कैंप को क्या बोलते हैं? पिंड। क्या बोलते हैं? कैंप या गांव को क्या बोलते हैं? पिंड बोलते हैं। तो बप्पा रावल ने वहां पर कैंप लगाया था। तो वह जगह क्या है? बप्पा रावल के कैंप के नाम से फेमस होगी। किसके नाम से फेमस हो गई? बप्पा रावल के कैंप या बप्पा रावल के पिंड के नाम से वह फेमस हो गई। कोई भी पूछता कि भाई ये कौन सा गांव है या ये कौन सा पिंड है, तो यह बप्पा रावल का पिंड है। किसका पिंड है? बप्पा रावल का। अब बप्पा रावल का पिंड, बप्पा रावल का पिंड करते करते वर्तमान समय में क्या हो गया? रावलपिंडी। क्या हो गया? रावलपिंडी, जो कि क्या है? पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर है। तो बप्पा रावल के कारण पाकिस्तान के एक शहर का नामकरण क्या हुआ है? रावलपिंडी। कौन सा है? रावलपिंडी। कहाँ का शहर है? पाकिस्तान का। कौन सा शहर है? रावलपिंडी। तो किसके नाम पर पड़ा है? बप्पा रावल के नाम पर पड़ा है। किस पे? बप्पा रावल के नाम पर पड़ा है। और प्लस जब बप्पा रावल ने गजनी की सेना को हराया था, प्लस चित्तौड़ पर कब अधिकार कर लेता है? 734 ईस्वी में। कब? 734 ईस्वी में। किसको हराकर? मान मौर्य को हराकर। किसको हराकर? मान मौर्य को हराकर। कहां पर अधिकार कर लेता है? चित्तौड़ पर। उसके बाद में यह क्या करते हैं? गजनी की सेना को परास्त करते हैं। उसके बाद में जब युद्ध खत्म होते हैं, शांति काल आता है, तो बप्पा रावल सबसे पहले क्या करता है? बप्पा रावल नागदा में, जो जहां पर यह रहता था, तो क्या करता है? नागदा में एकलिंग जी मंदिर, क्या है? एकलिंग जी मंदिर का निर्माण। किसका निर्माण करवाता है? एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाता है, जो कि क्या माना जाता है? मेवाड़ के गुहिलों के वह क्या माना जाता है? एकलिंग जी भगवान यानी कि महादेव जी क्या माना जाते हैं? मेवाड़ के गुहिलों के आराध्य देव माने जाते हैं। और मेवाड़ के शासक जितने भी हुए हैं, वे खुद को क्या मानते थे? खुद को वह एकलिंग जी का दीवान मानते थे। क्या मानते थे? एकलिंग दीवान। यानी कि वे बोलते थे, क्या बोलते थे? कि जो मेवाड़ के वास्तविक राजा हैं वह तो कौन है? वह तो भगवान एकलिंग जी है। हम तो मात्र क्या है? उनके दीवान हैं, कि सिर्फ उनकी आज्ञा या उनकी तरफ से क्या कर रहे हैं? मेवाड़ पे शासन कर रहे हैं। इसी के साथ में बप्पा रावल क्या है? एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण करवाते हैं? वह सूर्य मंदिर का भी क्या करवाते हैं? निर्माण करवाते हैं। तो अगर आपसे स्थापत्य पूछा जाए, तो बप्पा रावल ने नागदा में एकलिंग मंदिर जी का निर्माण करवाया था, प्लस किसका निर्माण करवाया था? सूर्य मंदिर का इन्होंने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। उनके अलावा और प्रशासनिक गतिविधियों की बात करें, तो बप्पा रावल ने क्या किया था? 115 ग्रेन। कितना? 115 ग्रेन। ग्रेन 115 ग्रेन का क्या चलाया था? सोने का सिक्का चलाया था। क्या चलाया था? सोने का सिक्का। क्या चलाया था? 115 ग्रेन सोने का सिक्का चलाया था। तो यह क्या थी बप्पा रावल के बारे में मोटे तौर पर बातें, जो कि क्या है आपसे कंपटीशन एग्जाम या हमारे आरएसपी एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके अलावा वो दो तीन फैक्ट और हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि यह जब मुस्लिम सेना को हराते हुए क्या है? गजनी की तरफ चले गए थे, तो ठीक वैसे ही काम एक यूरोप में देश है फ्रांस, फ्रांस के एक सेनापति थे चार्ल्स मार्टेल। ठीक वैसे ही काम चार्ल्स मार्टेल ने किया था कि उसने भी क्या है? अरब आक्रमणकारियों को रोकने के लिए अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर क्या किया था? उस दुश्मनों का सामना किया था। इसलिए हमारे एक इतिहासकार हुए हैं सीवी वैद्य। क्या है? महाराष्ट्र के एक इतिहासकार हैं, उनका क्या नाम है? सीवी वैद्य। इन्होंने बप्पा रावल को क्या कहा है? भारत का चार्ल्स मार्टेल। क्या कहा है? भारत का चार्ल्स मार्टेल। क्या कहा है? भारत का चार्ल्स मार्टेल। और चार्ल्स मार्टेल कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है कि चार्ल्स मार्टेल जो थे वह कौन थे? फ्रांसीसी सेनापति। कौन थे? फ्रांसीसी सेनापति। तो बप्पा रावल की तुलना
चार्ल्स मार्टेल से किसने की थी? तो सीवी वैद्य ने। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें और क्या देखने को मिलती है? इसके अलावा हमें बप्पा रावल की क्या है, कुछ उपाधियां देखने को मिलती है। बप्पा रावल की क्या देखने को मिलती है? कुछ उपाधियां देखने को मिलती है। जैसे इनको क्या बोला जाता है? राजगुरु। कि यह क्या थे? राजाओं के भी गुरु थे। बप्पा रावल क्या है? राजगुरु। इसके अलावा यह जब मुस्लिम सेना को हराकर क्या बन गए थे? चक्रवर्ती सम्राट। क्या बन गए थे? चक्रवर्ती सम्राट। इसलिए एक इनकी उपाधि मिलती है चकवे। क्या है? राजगुरु चकवे। और एक इनकी उपाधि मिलती है हिंदू सूरज। क्या है? हिंदू सूरज। तो बप्पा रावल की कितनी उपाधियां हैं? बप्पा रावल की 3 उपाधियां। कौन कौन सी है? राजगुरु, चकवे, हिंदू सूरज। कौन कौन सी उपाधियां हैं? राजगुरु, चकवे, हिंदू सूरज। सीवी वैद्य ने क्या कहा है? भारत का चार्ल्स मार्टेल। मुस्लिम सेना को हराते हुए कहां तक चले गए थे? गजनी की तरफ चले गए थे। गजनी में किसको हराते हैं? राजा सलीम को। राजा सलीम को हराकर क्या बना देते हैं? अपने भांजे को वहां का राजा बना देते हैं। पाकिस्तान का कौन सा शहर? रावलपिंडी शहर, जिसका नामकरण किसके नाम पर होता है? बप्पा रावल के नाम पर होता है। सॉरी। नागदा में किसका निर्माण करवाते हैं? तो नागदा में यह एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण करवाते हैं? एकलिंग जी मंदिर प्लस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं। और मेवाड़ के राजा खुद को क्या बोलते हैं? खुद को यह एकलिंग दीवान बोलता है। इसके अलावा उन्होंने क्या चलाया था? 115 ग्राम सोने का क्या चलाया था? सिक्का चलाया था। उसके बाद में फिर हम देखते हैं जो मेवाड़ का अगला जो प्रमुख राजा है वह है अल्लट। क्या है? वह है अल्लट, जिनको आलू रावल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आलू रावल। जिनको क्या बोला जाता है? आलू रावल, अल्लट या आलू रावल। जब अल्लट मेवाड़ का राजा बना था उस समय क्या था? इनकी जो राजधानी थी, यानी कि जो मेवाड़ की राजधानी थी, वह कहा है? आहड़ में। वह कहां पे है? आहड़ में। तो अल्लट के समय मेवाड़ की राजधानी क्या थी? अल्लट के समय मेवाड़ की राजधानी थी आहड़। अल्लट के समय से हमें 2 प्रशस्ति प्राप्त होती है। अल्लट के समय की हमें 2 प्रशस्ति प्राप्त होती है। एक तो है सारणेश्वर प्रशस्ति। क्या है? सारणेश्वर प्रशस्ति। और एक अभिलेख है जो कि किसका है? किसी शक्ति कुमार का है। कौन सी जगह से मिला है? आठपुर से। तो एक है सारणेश्वर प्रशस्ति और एक है शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। क्या है? शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। ये 2 चीजें क्या है? 2 चीजें हमें किसकी जानकारी देती है? ये हमें गुहिल वंश प्लस गुहिल के कौन से राजा हमें अल्लट की जानकारी देती है। इन प्रशस्ति के अनुसार, यानी कि सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार अल्लट ने क्या किया था? मेवाड़ में प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की थी। क्या की थी? मेवाड़ में प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत। क्या की थी? मेवाड़ में प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसके अलावा और क्या जानकारी मिलती है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था, मेवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था थी, उसमें क्या किया था? उसमें मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी और मंत्रियों के क्या थे? विभाग बताए गए थे। तो कौन सी प्रशस्ति के अनुसार मंत्रियों के विभाग जो अल्लट के समय में मिलते हैं? तो कौन सी प्रशस्ति के अनुसार मिलते हैं? वह सारणेश्वर प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति की बात कर रहे हैं हम? सारणेश्वर प्रशस्ति, जो हमें किसकी जानकारी देती है? मेवाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था की, एडमिनिस्ट्रेशन की। किसकी जानकारी देती है? मेवाड़ के प्रशासनिक व्यवस्था। और साथ के साथ में प्रशासनिक व्यवस्था के साथ में और किसकी जानकारी देती है? ये हमें प्रशासनिक अधिकारियों के नाम की। क्या है? प्रशासनिक अधिकारियों के नाम की। अब कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी थे जो कि क्या थे? अल्लट के समय थे। तो एक जो सबसे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी था उसका नाम था अमात्य। क्या था? उसका नाम था अमात्य। एक का नाम था संधि विग्रह। एक का नाम था अक्षपटलिक। एक था बिस्गादेराज और एक का नाम क्या था? बंदेपति। तो यह सभी प्रशासनिक अधिकारी को जानकारी हमें कौन सी प्रशस्ति देती है? हमें अल्लट के समय की सारणेश्वर प्रशस्ति हमें क्या देती है? इन प्रशासनिक अधिकारियों की क्या देती है? जानकारी देती है। अब इनके मतलब क्या थे? तो अमात्य का मतलब तो होता था प्रधानमंत्री। अमात्य का क्या मतलब होता था? अमात्य का मतलब होता था प्रधानमंत्री। अमात्य का क्या मतलब होता था? अमात्य का मतलब होता था प्रधानमंत्री। प्लस संधि विग्रह क्या होता था? युद्ध एवं शांति का अधिकारी। युद्ध व शांति का
अधिकारी, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे संधि विग्रह। दूसरा अक्षपटलिक। अक्षपटलिक का मतलब कि आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। क्या? आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का अधिकारी, उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे अक्षपटलिक। भिस्काधिराज। भिस्काधिराज का मतलब होता था डॉक्टर। भिस्काधिराज का मतलब होता था डॉक्टर। डॉक्टर को बोलते थे वैद्य। डॉक्टर को बोलते थे वैद्य या फिर डॉक्टर, जो कि राजा के क्या होते थे? राजवैद्य होते थे। और बंदीपति। बंदीपति को होते थे वह लोग जो क्या करते थे? राजा की प्रशंसा। क्या है? राजा की प्रशंसा। तो यह सभी प्रशासनिक अधिकारी कहाँ पे देखने को मिलते हैं? तो यह सभी हमें मेवाड़ में देखने को मिलते हैं। किसके समय में? अल्लट के समय में यह सभी प्रशासनिक अधिकारी हमें देखने को मिलता है। कौन कौन से देखने को मिलता है? एक तो है हमारा अमात्य, दूसरा संधि विग्रह, अक्षपटलिक, भिस्काधिराज और क्या है? बंदीपति। इनके क्या क्या मतलब थे और यह जानकारी में कौन सी प्रशस्ति देती है? यह हमें सारणेश्वर प्रशस्ति हमें इसकी जानकारी देती है। इसके अलावा यह और इस बात की जानकारी देती है कि जो अल्लट ने आहड़ में किसका निर्माण करवाया था? आहड़ में विष्णु मंदिर। किसका निर्माण करवाया था? विष्णु मंदिर। आहड़ में किसका निर्माण करवाया था? विष्णु मंदिर का। इसके अलावा यह अल्लट की एक रानी, जो कि क्या थी? एक पूर्ण राजकुमारी। क्या थी? पूर्ण राजकुमारी, जिसका क्या नाम देखने को मिलता है? पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी। क्या नाम है? पूर्ण राजकुमारी हरिया देवी, जिसको क्या बताया गया है इस प्रशस्ति में? अल्लट की रानी। उन्होंने कौन सा गांव बसाया था? तो उन्होंने हर्षपुर। कौन सा गांव? हरिया देवी ने कौन सा गांव बसाया था? हर्षपुर। तो यानी कि यह हमें किस बात की जानकारी दे रही है? कि अल्लट की एक रानी थी जो कि क्या थी? हूणों वंश से संबंधित थी। यानी कि क्या था? इंटरकास्ट मैरिज। क्योंकि ये तो क्या थे? राजपूत गोहिल वंश के थे। और जो हूण होते हैं वे क्या माने जाते हैं? एक विदेशी उनको माना जाता है। तो विदेशियों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित अगर कर रहे हैं तो यह मेवाड़ प्रशासन में है। तो इसकी जानकारी कौन सी प्रशस्ति देती है हमें? तो इसकी जानकारी हमें देती है सारणेश्वर प्रशस्ति। उसके अलावा अल्लट का एक मिलता है शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। इस अभिलेख के अंदर अल्लट की जो माँ है उसका नाम दे रखा है महालक्ष्मी राजपूत। क्या दे रखा है? महालक्ष्मी राजपूत। अल्लट की माँ के बारे में जानकारी मिलती है। उसका क्या नाम दे रखे हैं? महालक्ष्मी राजपूत। कौन सी प्रशस्ति के अनुसार? तो यह शक्ति कुमार के आठपुर अभिलेख के अनुसार। अल्लट की मम्मी का क्या नाम था? अल्लट की मम्मी का नाम था महालक्ष्मी राजपूत। तो यह अभी आज के टॉपिक में हमने क्या देखे थे? मेवाड़ के दो इंपोर्टेंट राजा देखे थे। हमने पढ़े थे बप्पा रावल के बारे में, जिनका वास्तविक नाम क्या है? कालभोज। उनके गुरु हारित ऋषि। और सेकंड राजा हमने क्या देखे थे? सेकंड राजा हमने देखे थे अल्लट यानी कि आलू रावल, जिसके बारे में जानकारी देने के दो स्रोत हमें प्राप्त होता है, एक तो सारणेश्वर प्रशस्ति और एक है शक्ति कुमार का आठपुर अभिलेख। उसके अलावा फिर जो हमारे अगले राजा आते हैं वे आते हैं जैत्र सिंह। अगले राजा कौन है हमारे? जैत्र सिंह। अगले राजा कौन है? जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के समय में जो प्रमुख केंद्रीय प्रशासनिक केंद्र था वह था दिल्ली। दिल्ली में उस समय कौन सा वंश शासन कर रहा था? गुलाम वंश। दिल्ली में कौन सा वंश शासन कर रहा था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश में कौन सा शासक शासन कर रहा था? इल्तुतमिश। कौन शासन कर रहा था? इल्तुतमिश। और मेवाड़ में किसका शासन था? जैत्र सिंह। और इस समय मेवाड़ की राजधानी थी नागदा। मेवाड़ की क्या राजधानी थी? इस समय मेवाड़ की राजधानी थी नागदा। मेवाड़ की राजधानी थी नागदा। तो दो स्थिति है। मेवाड़ में कौन बैठा है? जैत्र सिंह। राजधानी क्या है? नागदा। दिल्ली में कौन बैठा है? गुलाम वंश का बादशाह इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या करता है? मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। इल्तुतमिश कहां पर आक्रमण कर देता है? मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। और जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का क्या नाम है? भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? भूताला का युद्ध। कब होता है? 1227। कब होता है? 1227 ईस्वी में। किस किस के बीच में होता है? तो भूताला युद्ध होता है जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश। किस किस के बीच में होता है? जैत्र सिंह वर्सेज इल्तुतमिश। अब आप लोगों ने वह गाना सुना होगा, रजिया गुंडों में फंस गई थी, लेकिन भूताला में थोड़ा उल्टा हुआ था। भूताला में रजिया के पापा क्या हो गए थे? मेवाड़ के सेना के बीच में फंस गए थे, क्योंकि इल्तुतमिश की पुत्री का क्या नाम था? रजिया।
जो कि हिंदुस्तान की पहली महिला क्या थी, पहली महिला शासक थी। तो भूताला युद्ध में क्या है, इल्तुतमिश बुरी तरह पराजित होता है और इस युद्ध में कौन जीतता है, तो इस युद्ध में जैत सिंह जीतता है। कौन सा युद्ध में जीतता है, भूताला युद्ध में। कब होता है, 1227 ईस्वी में। किस किस के बीच में होता है, जैत सिंह और इल्तुतमिश के बीच में। किस किस के बीच में होता है, जैत सिंह और इल्तुतमिश में। जिसमें कौन जीतता है, जिसमें जैत सिंह विजय होता है और हारता कौन है, इल्तुतमिश हारता है। इस पुस्तक की इस युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो एक पुस्तक है। इस जो युद्ध की जानकारी है वह हमें कहां से मिलती है, तो एक किताब है। उस किताब का नाम है हमीर मद मर्दन। क्या नाम है, हमीर मद मर्दन। किताब का क्या नाम है, हमीर मद मर्दन। किसकी किताब है, जयानक सूरी। राइटर कौन है इस किताब के, जयानक सूरी। उनकी किताब क्या है, हमीर मद मर्दन। जो हमें कौन से युद्ध की जानकारी देती है, वह हमें भूताला युद्ध की जानकारी देती है। तो कोई आपसे पूछा जा सकता है कि भूताला युद्ध की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो हमें जय सिंह सूरी की पुस्तक क्या है, जयानक सूरी की पुस्तक हमीर मद मर्दन से क्या है, भूताला युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको जय सिंह में क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, भूताला युद्ध जिसको किस किस के बीच में हुआ था, जैत सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। जिसमें कौन जीतता है, जैत सिंह जीतता है। पराजित कौन होता है, इल्तुतमिश पराजित होता है। जानकारी कौन सी किताब देती है, हमीर मद मर्दन। जयानक सूरी की हमीर मद मर्दन किताब क्या है, हमें इस युद्ध की जानकारी देती है। अब थोड़ा फैक्ट इसमें यह आता है कि इस युद्ध का क्या है, जैत सिंह जीत जाता है और क्या होती है, इल्तुतमिश की सेना हार जाती है। अब ये इल्तुतमिश की सेना हारकर किधर की तरफ जाएगी, दिल्ली की तरफ, क्योंकि इनका राजधानी कहां पे है, दिल्ली की तरफ है। लेकिन जब ये इल्तुतमिश की हारती हुई सेना दिल्ली की तरफ जाती है, तो बीच में ये कहां पे होकर गुजरती है, ये नागदा पे होकर गुजरती है। और ये नागदा में आकर देखती है कि यहाँ पर सुरक्षा के कोई उपाय नहीं है, कोई सेना यहाँ पर नहीं है। क्यों, क्योंकि सारी सेना तो कहां पर है, सारी सेना तो भूताला में है। युद्ध जीतने की पार्टी एंजॉय कर रही है सारी सेना, तो यानी कि नागदा की सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। इसलिए इल्तुतमिश की जो हारी हुई सेना है वह क्या करती है, वह नागदा को लूट लेती है। नागदा को क्या कर लेती है, नागदा को लूट लेती है। उसके बाद में जब जैत्र सिंह को इस बात का समाचार पता लगता है कि इल्तुतमिश की सेना है वह क्या है, नागदा को लूट कर चली गई है, तो जैत्र सिंह के यहाँ से दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात तो ये समझ में आती है कि सबसे पहली बात तो कि राजधानी को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और दूसरा राजधानी एकदम प्लेन एरिया में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कोई भी दुश्मन आने भाने आकर क्या कर जाएगा, राजधानी को लूट ले जाएगा। तो राजधानी कौन सी जगह पर होनी चाहिए, तो राजधानी होनी चाहिए पहाड़ी इलाकों पर, जहां पर क्या है कि अगर दुश्मन वहां पर आक्रमण भी कर रहा है, उसको लूटने का प्रयास भी कर रहा है, तो दूर पहाड़ से क्या देखे जा सके, दुश्मन की गतिविधियां देखी जा सके। इसलिए जैत्र सिंह ने अब राजधानी नागदा से ट्रांसफर करके कहां पे, पहाड़ी इलाके में। और पहाड़ी इलाकों में उस समय मेवाड़ के पास एक ही किला था, वह कौन सा किला था, चित्तौड़। तो जैत्र सिंह ने अब राजधानी नागदा से ट्रांसफर करके कहां पे ले गए थे, तो चित्तौड़ ले गए थे। तो जैत्र सिंह बारे में दो फैक्ट याद रखने हैं कि कौन से युद्ध लड़ा था इन्होंने, भूताला का युद्ध, प्लस राजधानी नागदा से कहां पे ट्रांसफर करी थी इन्होंने, चित्तौड़ में इन्होंने राजधानी क्या थी, ट्रांसफर करी थी। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। तो ये आज की हमारी पहली क्लास थी। इस क्लास में जो हमने तीन राजा पढ़े थे, तीन राजा हमने पढ़े थे बप्पा रावल, दूसरा हमने कौन सा पढ़ा था, अल्लट, और तीसरा हमने पढ़ा था जैत सिंह। जैसा कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कल की वीडियो में कहा था कि जो भी हम प्रतिदिन पढ़ेंगे उसका क्या मिला जाएगा, आपको पीवाईक्यू का क्वेश्चन मिला जाएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन सेट मिल जाएगा। तो इन तीन राजों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट या पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, तो वह सभी क्या कर दिए जाएंगे, आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे। कहां पर, टेलीग्राम पर, कहां पर, टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम कौन सा है हमारा, भव्या एजू हब। टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, भव्या एजू हब हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, जहां पर आपको प्रतिदिन हमारी क्लास के बाद में क्या मिला करेंगे, प्रैक्टिस सेट पीवाईक्यू के क्या मिला करेगा, एक प्रैक्टिस सेट मिला करेगा, जिसको आप क्या कर सकते हैं, पर्सनली चेकिंग के लिए भी भेज सकते हैं। और नेक्स्ट डे क्या कर दिया जाएगा, इसका सॉल्यूशन यानी कि आंसर की क्या कर दी जाएगी, इसकी जारी कर दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, इसकी आंसर की इसकी जारी कर दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पहली क्लास से जुड़ने का। आज ये हमारा पहला प्रयास है, पहली क्लास है, तो मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे YouTube परिवार से, हमारे टेलीग्राम परिवार से जुड़े, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और ज्यादा से ज्यादा क्या है, हमारी क्लास को
शेयर करिए। धन्यवाद आप सभी का।